Hello students, in today's video lesson we are taking another important topic of light reflection and refraction. In the earlier videos I have already taught you the value or how to find out the absolute refractive index. Absolute refractive index is defined between or it is the ratio of refractive index of vacuum to the another medium. In this particular topic we are taking the relative refractive index, which would be the ratio of the refractive index of any media except neither of the media should be vacuum. उनमें से कोई भी एक मीडियम क्या नहीं होना चाहिए, वैक्यूम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी हम वैक्यूम के साथ कंपेयर करके किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जब हम किसी भी दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो निकाल के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उनको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो देखो लेट वी से इसको हम स्टडी करने के लिए ऐसे कर लेते हैं कि लेट वी से ये एक इंटरफेस था। इंटरफेस आपको पता है क्या होता है? इंटरफेस इज द बाउंड्री वेयर टू मीडिया सेपरेट्स। जहाँ पे दो मीडियम सेपरेट होते हो उस बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोला जाता है। ठीक है, तो आपने ये नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ से आपने एक रे ऑफ लाइट डाली है। ठीक है, वो रे ऑफ लाइट लेट वी से इनिशियली मीडियम 1 में ट्रेवल कर रही थी। आफ्टर रिफ्रैक्शन दैट रे ऑफ लाइट लेट मी से स्टडी इन मीडियम 2। ठीक है, या मीडियम 2 के अंदर क्या करती है? एंटर कर जाती है। ठीक है, तो उन मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट मी से मैं n1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, इन दोनों मीडियम में से कोई भी मीडियम वैक्यूम नहीं होना चाहिए। तो लेट मैं ऊपर वाले मीडियम को एयर बोल देता हूँ और नीचे वाले मीडियम को कोई अनदर मीडिया वाटर बोल देता हूँ मैं। क्लियर है? तो हम डिफाइन कर रहे हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। पहले लिखा कैसे जाता है ये बात समझना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन लेटर से लिख रहे थे हम लोग, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वर्ड जिसके साथ यूज किया जाएगा वो नीचे लेटर से हम निकाल रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू लिखा जाएगा, वो ऊपर लिखा जाएगा। तो इसको बोला जाएगा N21 को बोला जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। और इसको अब एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इसको कैसे समझाते हैं हम लोग? जब रिलेटिव n को n की फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है तो नीचे वाली क्वांटिटी है ना वो ऊपर लिख जाती है। तो अगर नीचे 2 मीडियम यूज कर रखा है तो n2 ऊपर आएगा और ऊपर वाली चीज नीचे लिखा जाती है, तो इसके नीचे हो जाएगी n1। क्लियर है? अगर ओके ये था। अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर, अब ये दोनों चीजें आ गई एब्सोल्यूट के अंदर। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन किया जाता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। ठीक है, तो ये समझ आ जाएगा क्या? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 को हम लोग सिंपली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसको लिख सकते हैं सिंपल फॉर्म के अंदर स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इसको इस n1 n2 को सीधा डायरेक्ट में हम ये भी लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, लाइट इन मीडियम 1 टू द its ratio is with speed of light in medium 2। ये आपने मीडियम 2 ले लिया है। ठीक है, तो एक बार दोबारा से इसको रिपीट करते हैं। जब भी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को राइट डाउन करना हो तो इसको लिखा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, ऑफ वाली चीज नीचे आती है और विद रिस्पेक्ट टू वाली चीज ऊपर आती है। ठीक है, फिर मैं आपको आगे पूछूंगा कि n को n की टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, तो आप सिंपल बोलोगे n को जब n की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो नीचे वाली नीचे वाला न्यूमेरिक है वो ऊपर चला जाएगा, तो n2 ऊपर चला जाएगा, n1 क्या आ जाएगा नीचे। उसके बाद जब n को स्पीड की टर्म्स स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो 1 ऊपर आएगा, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 1 ऊपर आ गया, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 नीचे आ गया। ठीक है, ये एक वे है क्या करने का? राइट डाउन करने का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। सिमिलरली अगर आपको उल्टा करना होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 करना होता तो आप उसको ऐसे नोट डाउन करते। फिर n को n की टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? पहले n/n कर दो, नीचे वाली चीज को ऊपर लिख दो और ऊपर वाले न्यूमेरिक्स को क्या लिख दो? नीचे लिख दो। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो ये रेशियो होता है ऊपर वाले मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट
इन मीडियम वन, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। ऐसे हम लोग स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, लेट हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 बोल देते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 को v1 से डिनोट कर दूं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 को v2 से, तो यहाँ भी v2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, v1 आ जाएगा। क्लियर है? तो अब हम क्या कर रहे हैं, लेट मी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज मल्टीप्लाइड विद रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइड लेफ्ट राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, v1 बाई v2 वुड बी मल्टीप्लाइड बाई v2 बाई v1, v2 से v2 कैंसिल हो जाएगा, v1 से v1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे वर्ड्स में आप इसको ये भी बोल सकते हो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो इसका मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल में लिखे जाते हैं। जब भी आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 फाइंड आउट करते हो तो उसका 1 बाई करके दूसरे मीडियम के रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम के कंपैरिजन में फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है, अब हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना सिखाएंगे दो मीडियम के लिए। देखो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले हम जो गिवन मीडियम उसी से ले लेते हैं। इस मीडियम को हमने वाटर बोला था, इस मीडियम को हमने एयर बोला था। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्योंकि यहाँ दोनों मीडियम, एक वाटर है एक एयर है, कोई भी मीडियम इसमें वैक्यूम नहीं है। जब वैक्यूम मीडियम के रेस्पेक्ट में हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं निकालते या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट नहीं करते, उस केस के अंदर हम एब्सोल्यूट वर्ड नहीं लगाते, कौन सा, रिलेटिव वर्ड लगाया जाता है। और इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ऐसे अब आपको 3 पढ़ाए थे मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम पढ़ाया, तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने बताया था किसके बराबर होता है, 1। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर भी हम लोग एक्चुअली 1 के बराबर लेके चलते थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमने लिया था 1.33 एक्सप्रेस किया था, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमने एक्सप्रेस करके दिखाया था, वो आया था 1.5 के बराबर। इनको हम लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में 3/2 भी लेते थे और इसको 4/3 लिया जाता है। तो अब आपको निकालना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आ जाएगा 3/2 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर आ जाएगा इंटू 1। तो ये आ गया एक्चुअली 3/2 ये आ गया। अगर इसका उल्टा करना होता, आपको फाइंड आउट करना होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर देते, तो ये हो जाता है 1 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, और इसका उल्टा करते तो 1/3/2 करते तो ये बन जाता है आपके पास 2/3 के बराबर इसका रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है। ठीक है, सिमिलरली मान लेते हैं आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, लाइक से हम फाइंड आउट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन को एन की फॉर्म में लिखना बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऊपर चला जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर नीचे चला जाएगा। ठीक है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर आ गया आपके पास 3/2 के बराबर, ये हो गया। ठीक है, आगे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक है, तो हम पहले इसको एन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 3/2, वेयर एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4/3। इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/2 इंटू 3/4 हो जाएगा, तो ये कंप्लीट बन जाएगा 9/8 के बराबर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ले रहे हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम लोग कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या पढ़ रहे हैं, लेट वी हैव एन इंटरफेस एंड दैट इंटरफेस इज सेपरेटेड बाय 2 मीडिया। ठीक है, ये इंटरफेस क्या कर रहा है, 2 मीडियम को सेपरेट कर रहा है। वी हैव ए मीडियम 1 एंड वी हैव एन अनदर मीडियम विच इज लिक्विड एंड दिस इज कॉल्ड मीडियम 2। इसको हम लोग क्या ले रहे हैं, मीडियम 2 लेके चल रहे हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन इज bending of light when light goes from one media to another media. So let the light come from the medium first and incident on O point. O point के ऊपर light क्या गिरती है,
इंसिडेंट होती है। तो हमने कह दिया लेट ये आपके पास इंसिडेंट रे ऑफ लाइट थी एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट गोज इन दिस वे, मींस रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट इज द लाइट विच इज बीइंग डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। अपने ओरिजिनल पाथ पे क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे बेंड हो गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, रिफ्रैक्शन को आप डिफाइन कर सकते थे बेंडिंग इन द रे ऑफ लाइट व्हेन लाइट चेंजेस इट्स मीडिया, और यू मे से बेंडिंग इन द रे ऑफ लाइट व्हेन लाइट goes from one medium to another medium. So our topic is why does the light bend when light goes from one medium to another medium. ठीक है, लाइट की बेंडिंग क्यों होती है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। ठीक है, तो इसका बेसिक रीजन ये हो जाएगा, द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, speed of light when light goes medium 1 to medium 2, medium 1 to medium 2। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट का बैंड होने के पीछे रीजन है कि लाइट का स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग आप ये भी बोल सकते हो कि कुछ हमारे पास ऐसे मीडियम है, फॉर एग्जांपल हमारे पास मीडियम ए होता है एयर और मीडियम 2 को मैं वाटर ले लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर कंपेयर करें तो देखो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू हमारे पास होती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज कंसिडर्ड एज 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपली when light goes from air to water the velocity of light decreases, and on the reverse when light goes from water to air the velocity of light increases in second medium। second medium में लाइट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो लाइट की बेंडिंग भी आप ये भी बोल सकते हो कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे, ओके हमने एक रीजन तो बता दिया कि लाइट का बैंड होने का रीजन है स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाना, चेंज हो जाना। लेकिन क्वेश्चन ये है कि किसी मीडियम में तो लाइट, फॉर एग्जाम्पल एक हम केस ले लेते हैं, ये आपके पास इंटरफेस था, ऊपर मीडिया लेट मी से एयर ही था और नीचे में आपने मीडियम बना दिया, लेट मी से ग्लास मीडिया बना दिया। ठीक है, सेकंड मीडिया अब आपके पास वाटर के हटा के क्या ले लिया, ग्लास। ठीक है, अब आपने वैसे ही एक रे ऑफ लाइट भेजी, आपकी बार वो रे ऑफ लाइट ज्यादा बेंड करती है और पहली बार रे ऑफ लाइट क्या किया था, कम बेंड किया था। इसका मतलब कहीं ना कहीं बेंडिंग ऑफ लाइट है ना, डिपेंड्स करता है the extent to which the speed of light change when light goes from one medium to another medium। ठीक है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कितनी लाइट की वेलोसिटी में या कितनी लाइट की स्पीड में चेंज आता है, उसी पे लाइट की बेंडिंग क्या करती है, डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट केस when the speed of light, when the light is traveling in air, its speed was 3 × 10⁸8 meter per second। On the other hand, when it goes in water, its velocity decreases to 2.25 × 10⁸8 meter per second। Now in the second case, when light traveling in air, its velocity is same, that is 2 × 10⁸8 meter per second, but when it goes in glass, its velocity is decreased to 2 × 10⁸8 meter per second। So it simply means when the light goes from air to glass, its decrease in velocity is more as compared to when light goes from air to water। So the bending of light would be more in glass। ठीक है, अगर इन दोनों केसेस को हम लोग कंपेयर करें तो बेंडिंग ऑफ लाइट would be more इन ग्लास के अंदर लाइट की बेंडिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सिंपल, द एक्सटेंट टू विच द लाइट बेंड्स व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट सिंपली डिपेंड्स द डिफरेंस इन द स्पीड, डिफरेंस इन द चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू another medium। ठीक है, the angle of bending of a ray would in another words you may say that the angle of bending of a ray would depend upon difference in the speed of light in the two media। दोनों मीडियम के अंदर कितनी स्पीड ऑफ लाइट का क्या होता है, डिफरेंस होता है। जितना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी और लाइट की स्पीड के अंदर डिफरेंस ज्यादा होगा, उतनी लाइट की बेंडिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट उतनी ही टाइम के अंदर उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहती है। ठीक है, तो टाइम के अंदर अगर वो डिस्टेंस सेम ट्रेवल करना चाहती है, डेफिनेटली लाइट हैज टू टेक ए शॉर्टकट पाथ। लाइट को
क्या लेना पड़ेगा, शॉर्टकट पाथ लेना पड़ेगा, जिसके लिए लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, and the extent of bending of light when light goes from one medium to another medium simply depends the difference in the speed of light in the two media। ठीक है, दोनों मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट के अंदर कितना डिफरेंस, मोर इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया, मच मोर वुड बी द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू अनदर मीडियम। उतनी ही बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होगी, ज्यादा होगी, जितना स्पीड ऑफ लाइट के अंदर चेंज क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ओके ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइक द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी हैव थ्री लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड दीज लॉज आर, द फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज। ठीक है, तो फर्स्ट इसके अंदर हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज when light changes its media, ये लिख देते हैं when light changes its media। ठीक है, लाइट जब अपना मीडियम चेंज करती है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या नहीं होती है, चेंज नहीं होती है। ठीक है, क्या होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय द लाइट इन ए सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो बड़ी सिंपल है, लेट मी से आपके पास ये एक इंटरफेस था, इसके इधर एक अनदर मीडियम है। ठीक है, ये मीडियम 2 बोल लेते हैं, इधर एक मीडियम 1 था। ठीक है, तो लेट मी से लाइट इधर से ट्रेवल करती आ रही है। लाइट के दो नेचर हम लोग मान के चलते हैं, लाइट का एक नेचर कहलाता है, इसको रे नेचर ऑफ लाइट बोलते हैं, एक को वेव नेचर ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो लाइट लेट मी से लाइट ने यहाँ पे एक वेव, 2 वेव, 3 वेव कंप्लीट किए फर्स्ट मीडियम के अंदर। तो जब लाइट दूसरे मीडियम के अंदर रिफ्रैक्ट होके जाएगी, मतलब बेंड होके जाएगी, तो उस मीडियम में भी इतने टाइम के अंदर लाइट सेम नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट करेगी, मतलब 1 साइकिल, 2 साइकिल और 3 साइकिल ही कंप्लीट करेगी। ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड कंप्लीट करने को फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बोलते हैं, और इट सिंपली मींस द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन सॉरी, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या था, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड उसमें था रिफ्लेक्टेड रे, इसमें आ जाएगा रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो क्या सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो आप यहाँ पे लिख देते हो IR, दैट इज इंसिडेंट रे, एंड फॉर नॉर्मल, एंड RR मीन्स रिफ्रैक्टेड रे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, according to the second law of refraction of light, the angle of incidence is always equal to the angle of refraction। angle of incident angle of refraction के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, now we have third and very important point or very important law of refraction। this law is called Snell's law of refraction। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, Snell's law of refraction बोला जाता है। ठीक है, तो कोई लाइट एक मीडियम से कितने दूसरे मीडियम में जाती है तो कितनी बेंड होगी, इट इज डिसाइडेड बाय स्नेल्स लॉ। ये कौन डिसाइड करता है, स्नेल्स लॉ डिसाइड करता है। तो स्नेल्स ने क्या कहा था, ध्यान से सुनना। लेट मी से इस फर्स्ट केस के अंदर मैं इस फर्स्ट मीडियम को, इसको बोल देता हूँ ये मीडियम 1 है आपके पास। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ मीडियम 2 है आपके पास। लेट मीडियम 1 के अंदर, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने N1 ले रखा है, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने N2 मान रखा है। क्लियर है, ओके। अगर मैं इनको हटा के सिंपल डायग्राम बनाऊंगा तो सिंपल डायग्राम कैसे बनेगा, देखो सिंपल डायग्राम हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास नॉर्मल था, ये आपके पास इंटरफेस था। ठीक है, ये आपने ब्लैक पेन से आपने इंटरफेस दिखा रखा है, सेकंड मीडियम को आपने ऐसे शो कर रखा है। नाउ वी ड्रॉ इन नॉर्मल ऑन दिस इंटरफेस, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये आपकी इंसिडेंट रे थी। ठीक है, और ये आपकी ये रिफ्रैक्टेड रे थी। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, ये हम डिसाइड कर चुके हैं। तो क्या कहता है स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RI लिख देता हूं, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
and sine of angle of that particular media, sine of angle in that media is a constant, वो हरदम किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है। ये स्नेल्स लॉ कहता है। इसको डिफाइन करेंगे, देखो लिख के दिखाएंगे क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लेते हैं फर्स्ट मीडियम के अंदर, फर्स्ट मीडियम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया n1, उसका प्रोडक्ट n1 का प्रोडक्ट साइन ऑफ एंगल, उस मीडियम के अंदर साइन ऑफ एंगल आई है आपके पास, तो साइन आई हो गया, ठीक है। इज ए कांस्टेंट, वो किसके बराबर होता है, एक कांस्टेंट के बराबर होता है, तो मैंने उसको कांस्टेंट पुट कर दिया। क्लियर है। सेकंड में क्या है आपके पास, सेकंडली हम क्या बोल रहे हैं, इन अनदर मीडिया, उस पर्टिकुलर मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है सेकंड मीडियम का, और उसके अंदर साइन एंगल r है, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया साइन r इज ऑल्सो ए कांस्टेंट। ये भी किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर कर दे, या इन दोनों को कंपेयर कर दे, तो आपके पास आ जाएगा n1 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ही आ जाएगा, ठीक है। तो उस केस के अंदर साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास n2 डिवाइडेड बाई n1। अगर हमने n2 को रेशियो में लिख रखा है, तो इसको कंपाइल करके एक साथ करके लिखेंगे, तो हमें क्या कहा था, जो ऊपर होता है वो नीचे चला जाता है, और नीचे होता है वो ऊपर। इस लॉ को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो आप स्नेल्स लॉ को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ से डिफाइन करके दिखाते हैं। क्लियर है। बस इतना ही पढ़ाना था आपको, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तक आप लोग इसको कंप्लीट कर लेना। थैंक यू वेरी मच।